हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ एसजे न्यू जनरेशन कॉमर्स क्लासेस। पिछले क्लास में हम लोगों ने डायरेक्टिंग का लेक्चर 1 तक कवर कर लिया था। लेक्चर 1 में मैंने मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट, मास्लो हायरार्की नीड्स सब बता दिया था। बस मोटिवेशन में हमारा फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव बताना रह गया था मेरा, तो वो आज कवर कर लेंगे। लेकिन मैं उससे पहले फिर से तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि ताकि तुम बुक में, अगर जिसने पिछले लेक्चर में टिक नहीं किया होगा वो फिर से कर ले टिक। देखो, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव आज हम पढ़ेंगे, तो इसके बारे में भी लिखा है कि हमें क्या पढ़ना है। तो बस इसमें लिखा है डिस्कस द वेरियस फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। जितने भी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव थे उनको हमें डिस्कस करना है। वो अभी पढ़ाऊँगा तो पता चलेगा आगे। और देखो, लीडरशिप का बस कॉन्सेप्ट इसमें भी लिखा है, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप। केवल कॉन्सेप्ट लीडरशिप का और उसके स्टाइल्स, ये जो 3 स्टाइल्स है, ऑथोरिटेटिव, डेमोक्रेटिक और फ्री लेजर, ये और उसके बारे में भी बस वेरियस स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, इतना ही करना है। बाकी जो भी हो वो सारा काट देना, जितने भी इम्पोर्टेंस, बेनिफिट, फीचर्स होंगे वो सारे काट देना। और वही देखो, कम्युनिकेशन में कॉन्सेप्ट है किसका, फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का। पहला एक तो कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट, उसके बाद फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का भी कॉन्सेप्ट। देखो, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। हाउएवर, मैंने कॉन्सेप्ट तो डिस्कस किया ही है। फॉर्मल और इनफॉर्मल में जो जो टाइप ऑफ स्टाइल्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैं वो भी मैंने कवर किया है, लेकिन इसमें साफ लिखा है कि बस उसका कॉन्सेप्ट आएगा, तो मैंने वो भी कवर कर लिया है। एक बार देख लेना, वो ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, आसान है वो भी। चलो फिर बिना देरी किए हुए रुक जाओ, इसको सेव कर लेता हूँ। तो पिछली क्लास में मोटिवेशन तक हमने कवर कर लिया था, मास्लो हायरार्की नीड्स तक। इस क्लास में फाइनेंशियल इंसेंटिव हमारा बाकी था, तो आज मैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, लीडरशिप और कम्युनिकेशन पूरा ख़त्म करवा दूंगा। और आज की क्लास में ये डायरेक्टिंग चैप्टर भी हमारा पूरा ख़त्म हो जाएगा। मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ, रिवीजन करते रहना, ठीक है। चलो, अब बिना देरी किए हुए चालू करते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। और हाँ, एक बात और, तुम्हें कल की क्लास में ही बताया था कि सारे नोट्स मैंने ऑलरेडी तैयार कर लिए हैं, जिसका जैसे मैंने स्टाफिंग के ऊपर वीडियो बनाई PDF की, वैसे ही मैं डायरेक्टिंग के ऊपर भी बना दूँगा PDF की वीडियो, और इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा, तो देख लेना। और जिसको चाहिए PDF पूरी, उसकी कॉस्ट है 20 रुपये। वो कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर देगा, जिसको चाहिए। मैं अपना नंबर भेज दूंगा उनको, वो मेरे को पेटीएम भी कर सकते हैं, और पेटीएम करके एज अ प्रूफ वो व्हाट्सएप पे मुझे उसकी इमेज सेंड कर सकते हैं, तो मैं उस PDF का उनको पासवर्ड बताऊंगा। और ये मत सोचना कि तुम्हारे पास 3-4 दोस्त हैं और तुमने एक PDF लेके वही पासवर्ड सबको बांट दिया और तुम्हारा 20 रुपये में 4-5 लोग का निकल गया, तो वैसा भी नहीं होगा। सबका पासवर्ड चेंज रहेगा PDF का। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम लोग मुझे 20 रुपये दो, मैं चाहता हूँ तुम लोग नोट करो। तो ये मत सोचना कि सर अभी से ही लालची बन रहे हैं, पैसे अभी से ही कुछ पढ़ा रहे नहीं है सही से, ऐसे सोच रहे हो तुम। तो देखो, मेरा मन भी नहीं है बिल्कुल पैसे लेने का, तो अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम्हें नोट करना है, पैसे देना है तो दे दो, मेरा कुछ नहीं जा रहा उसमें। तो ठीक है, बात वही है, समझदार को इशारा काफ़ी। तो ठीक है, अब चालू करते हैं हम लोग फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। पहले ये समझ लो इंसेंटिव क्या होता है। देखो, इंसेंटिव विच इज़ मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, जो कि मनी टर्म्स में होगा या फिर नॉन मनी टर्म्स में भी होता है, उसको कहते हैं इंसेंटिव। देखो लिखा है, इंसेंटिव विच इज़ मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड। एक तरीके का रिवॉर्ड होता है इंसेंटिव। ऑफर्ड, किसको ऑफ़र किया जाता है, एम्प्लॉयज़ को। किस लिए एम्प्लॉयज़ को ऑफ़र किया जाता है वो इंसेंटिव, फॉर कंट्रीब्यूटिंग मोर एफिशिएंटली। इंसेंटिव उन्हीं एम्प्लॉयज़ को मिलता है जो एफिशिएंटली ऑर्गेनाइजेशन को, रिसोर्स को प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं और ज़ीरो और नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्स करते हैं, उनके लिए होता है इंसेंटिव। वही लिखा है, इंसेंटिव इज़ लाइक अ एक्स्ट्रा पेमेंट। सॉरी, ये सैलरी लिख दिया था मैंने, काट दिया। ये इंसेंटिव है कि एक्स्ट्रा पेमेंट होता है, और समथिंग मोर देन द रेगुलर सैलरी। एक तो रेगुलर सैलरी आती ही है, उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा पैसे आते हैं उसको हम इंसेंटिव कहते हैं। इट एक्ट एज अ मोटिवेटर बिकॉज इट इनकरेज एम्प्लॉयज़ टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। सोचो, तुम्हारी सैलरी आ रही थी 10,000,
तुमने बहुत अच्छा काम करके दिया और तुम्हारा इंसेंटिव उस महीने जो ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर ने हायर डिपार्टमेंट पे बात की कि ये अच्छा काम कर रहा है, इसकी सैलरी बढ़ा दो। सैलरी बढ़ा दो मतलब इस महीने इसको इंसेंटिव दो। तो वही होता है इंसेंटिव, कि एक्स्ट्रा पेमेंट मिलती है, जिससे क्या होता है, मोटिवेट होता है एम्प्लॉयज़ और इनकरेज होता है एम्प्लॉयज़ टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। एफिशिएंट का वही मतलब है विदाउट वेस्टेज और नो वेस्टेज एट ऑल, मतलब नो वेस्टेज और मिनिमम और लिटिल वेस्टेज करता है, उसको कहते हैं एफिशिएंट एम्प्लॉय। अब देखो कॉमन फाइनेंशियल इंसेंटिव कौन कौन से होते हैं। पहला पे एंड अलाउंस। इसके अंदर क्या होता है, इट इज़ द रेगुलर इंक्रीमेंट इन सैलरी एवरी ईयर। जब भी तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, उस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी होती है कि हर साल तुम्हारी सैलरी इतनी बढ़ के आएगी। अगर किसी की सैलरी नहीं बढ़ेगी तो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम क्यों करेगा। आज भी वो 10,000 की सैलरी पे है और 5 साल जब तक वो रहेगा तब तक 10,000 की सैलरी पे ही रहेगा। तो ऐसे में क्यों काम करेगा, वो नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा आज के डेट में। तो वही लिखा है, इट इज़ द रेगुलर इंक्रीमेंट। ये रेगुलर इंक्रीमेंट है। पे एंड अलाउंस जो है रेगुलर इंक्रीमेंट है, जो बढ़ता रहता है सैलरी में हर साल। विच एक्ट एज अ गुड मोटिवेटर। अगर तुम्हारी सैलरी हर साल बढ़ रही है तो तुम क्या सोचोगे, यार सैलरी तो मेरी बढ़ रही है, दूसरे कंपनी में अगर मैं छोड़ के जाऊंगा तो दूसरे कंपनी में जितनी मेरी आज है उतनी नहीं मिलेगी, मेरे को शुरू से ही करनी पड़ेगी। तो वही बात है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन वाले हर साल सैलरी बढ़ा रहे हैं एम्प्लॉयज़ की, तो क्यों छोड़ के जाएगा कोई मतलब ही नहीं है छोड़ के जाने का। और जब वो छोड़ के नहीं जाएंगे एम्प्लॉयज़, क्यों नहीं छोड़ के जाएंगे, क्योंकि वो उनके लिए मोटिवेटर की तरह काम कर रहा है। मोटिवेटर उनको मोटिवेट कर रहा है कि तुम और काम करो और ज़्यादा दिन तक काम करो, तुम्हारी सैलरी और बढ़ती जाएगी। वही लिखा है इसमें, इट इज़ द रेगुलर इंक्रीमेंट इन सैलरी एवरी ईयर। हर साल बढ़ती है, विच एक्ट एज अ गुड मोटिवेटर्स इन सम ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि कुछ ऑर्गेनाइजेशन में अलाउंस आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जो अलाउंस मिलता है वो हर साल मिलता है, और किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जो अलाउंस होता है वो उनके परफॉर्मेंस के ऊपर मिलता है। परफॉर्मेंस के ऊपर मिलता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एफिशिएंट हो जाएंगे। वो सोचेंगे कम से कम रिसोर्स वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें। तो ये इसका एडवांटेज है। तो वही लिखा है कि सम ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनका पे एंड अलाउंस कब मिलता है, जब वो अच्छी परफॉर्मेंस करके देते हैं। When employee get increment then they work with the best of their ability। अब तुम्हें 10,000 मिल रहा है, फॉर एग्जांपल तुम्हें 10,000 मिल रहा है, ठीक है, और तुमने बहुत अच्छा काम करके दिया उस महीने, और तुम्हारा इंक्रीमेंट मिला 3-4 हज़ार रुपये तुम्हें ऐड करके मिला, और तुम्हारी सैलरी बन गई 14,000 उस महीने के। तो तुम काम करोगे कि नहीं करोगे, तुम सोचोगे और अच्छे से काम करके देता हूँ, आज 4 बढ़ी है, कल 10 बढ़ेगी, परसों 20 बढ़ेगी। यही होता है इंक्रीमेंट में। तो वही लिखा है पे एंड अलाउंस, ठीक है। फाइनेंशियल इंसेंटिव में पहला पे एंड अलाउंस। क्या बताया मैंने कि एक तो जो हर साल बढ़ती है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी के साथ, उसको कहते हैं पे एंड अलाउंस, और किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस के ऊपर बढ़ती है, उसे भी कहते हैं पे एंड अलाउंस। समझ गए होगे अब तक। और लास्ट में वही लिखा है, एम्प्लॉय को कब मिलेगा इंक्रीमेंट, व्हेन एम्प्लॉय गेट इंक्रीमेंट देन दे वर्क विद द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। और जब एम्प्लॉय को इंक्रीमेंट मिलता है तो वो सोचते हैं कि कितना अच्छा काम करके देते कंपनी को। वही लिखा है। सेकंड है प्रॉफिट मेकिंग। अब प्रॉफिट मेकिंग कैसे है फाइनेंशियल इंसेंटिव, देखो, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफर शेयर इन द प्रॉफिट टू द एम्प्लॉयज एज अ कॉमन इंसेंटिव फॉर इनकरेजिंग द एम्प्लॉयज फॉर वर्किंग एफिशिएंटली। प्रॉफिट मेकिंग में क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन रहती है वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एम्प्लॉयज़ के साथ बांट देती है। अंडर प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम्स जनरली द कंपनी फिक्स अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड इफ द प्रॉफिट एक्सीड्स। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की स्कीम में क्या होता है, जिस साल कंपनी को प्रॉफिट हुआ उस साल वो उसका एक हिस्सा एम्प्लॉयज़ को दे देती है। तो क्या उससे होगा, एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होंगे, वो सोचेंगे कि और अच्छा काम करके दे ताकि प्रॉफिट और बढ़ जाए। तो वही लिखा है इसमें कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कंपनीज पहले से फिक्स करके रखते हैं कि एक हिस्सा एम्प्लॉयज़ का है। वही लिखा है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। लेकिन अगर प्रॉफिट जितना वो सोच रहे थे उससे ज़्यादा आया तो वो जो प्रॉफिट था जितना वो बांटने के लिए एम्प्लॉयज़ को था वो तो बटेगा ही बटेगा, और जो सरप्लस प्रॉफिट है वो भी एम्प्लॉयज़ में बटेगा। वही लिखा है, एंड इफ़ प्रॉफिट एक्सीड्स दैट इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़ एज अ सरप्लस प्रॉफिट।
ठीक है, ये हो गए 2। अब ये रफ कर दे रहा हूँ। अब थर्ड है को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन। को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, को पार्टनर बना लिया एम्प्लॉयज़ को, अपना एक पार्टनर बना लिया। वही लिखा है इसमें, शेयरिंग द प्रॉफिट डज नॉट गिव ओनरशिप। जब पिछले वाले में जब हम पढ़ रहे थे, प्रॉफिट का एक हिस्सा ही दे दिया था एम्प्लॉयज़ को, लेकिन उससे क्या हो रहा था कि बस उनको प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा था, वो एम्प्लॉय जो थे उनको ओनरशिप कहीं नहीं मिल रहे थे। तो इसमें थर्ड वाले में यही लिखा है, शेयरिंग द प्रॉफिट डज नॉट गिव ओनरशिप। प्रॉफिट का एक हिस्सा शेयर करना वो ओनरशिप नहीं है, ठीक है। मैनी कंपनी ऑफर्स शेयर इन द मैनेजमेंट अलॉन्ग विद द शेयर इन द प्रॉफिट टू इट्स एम्प्लॉय एज एन इंसेंटिव टू गेट एफिशिएंट वर्किंग फ्रॉम द एम्प्लॉयज़। हालांकि ज़्यादातर जो कंपनी है वो एम्प्लॉयज़ को क्या करती हैं, ऑफ़र करती हैं अपना शेयर मैनेजमेंट में, ताकि वो टेक पार्ट वो जो मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ में हो वो हिस्सा ले सकें। ज़्यादातर कंपनी आजकल यही करती हैं कि एम्प्लॉयज़ को अपने को पार्टनर जैसा ही बना लेती हैं। वही लिखा है, एन कंपनी ऑफर शेयर इन मैनेजमेंट अलॉन्ग विद द शेयर इन प्रॉफिट टू इट्स एम्प्लॉय एज एन इंसेंटिव टू गेट एफिशिएंट वर्किंग। किस लिए करती है वो? ताकि वो एफिशिएंट वर्किंग करे, कम वेस्टेज ऑफ रिसोर्स करे। वही लिखा है इसमें। इन स्टॉक ऑप्शन में कंपनी क्या ऑफ़र करती है? शेयर, डायरेक्ट शेयर ही दे देती है। शेयर मतलब कंपनी का एक हिस्सा दे देती है उनको, एट सेट प्राइस। एक जो मार्केट में मान लो वही शेयर तुम लेने जाओगे तो 100 का मिलेगा, लेकिन कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने को पार्टनर बनाने वाले एम्प्लॉयज़ के लिए वो जो शेयर मार्केट प्राइस है उससे हमेशा कम पे देती है। तो वही लिखा है, अगर वो मार्केट प्राइस से कम पे शेयर अपना इशू कर रही हैं सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ को, जिसको वो पार्टनर बनाना चाहती है, तो इससे मोटिवेट होंगे एम्प्लॉयज़ कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं, हमें शेयर इतने में मिल रहा है, बाहर वाले को तो महंगा मिल रहा है शेयर। वही है इसमें, ठीक है। अब फोर्थ है बोनस तो सबने सुना ही होगा, पापा को मिलता होगा, तुम्हारे ऑफिस में काम करते होंगे दिवाली पे, होली पे। तो वही है बोनस क्या होता है ना? वन टाइम एक्स्ट्रा पेमेंट। ये बोनस एक ही बार मिलता है और ये एक एक्स्ट्रा पेमेंट है। जब तुम्हारे पापा की दिवाली में सैलरी आती होगी तो जितनी सैलरी है तुम्हारे पापा की उसका 2 गुना सैलरी आती होगी, और साथ में मिठाई और बाकी सब सामान तो देती है कंपनी। वही है वन टाइम एक्स्ट्रा पेमेंट, एक बार की एक्स्ट्रा रिवॉर्ड होता है। किसको ऑफ़र किया जाता है? ऑफर टू द एम्प्लॉयज़ फॉर शेयरिंग हाई परफॉर्मेंस। अब एम्प्लॉय जो है वो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है बहुत दिनों से, तो तुम उसको दिवाली होली पे जो मेन फेस्टिवल है इंडिया का, उस पर एक तो हॉलीडे देती है कंपनी। हॉलीडे देने के साथ साथ एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड देती है, जिससे एम्प्लॉय जो होते हैं वो मोटिवेट होते हैं कि यार इस कंपनी में ये सही है, 2 बार 1 बार तो मिलता है हमें पूरी सैलरी, ऊपर से उसके 2 इंसेंटिव अलग से, उसका मतलब इंसेंटिव इन द सेंस बोनस। वही लिखा है, जनरली व्हेन एम्प्लॉयज रीच सेट टारगेट और एक्सीड द टारगेट देन दे आर पेड एन एक्स्ट्रा अमाउंट कॉल्ड बोनस। तुमने सुना होगा कि कभी कभी बोनस कब मिलता है एम्प्लॉयज़ को? कभी बोनस तब मिलता है एम्प्लॉयज़ को जब मैनेजर एक टारगेट सेट कर देता है कि आज इस प्रोडक्शन यूनिट में 5000 यूनिट से एक भी कम नहीं बननी चाहिए। लेकिन जो एम्प्लॉयज़ हैं उनने इसको एज अ चैलेंज लिया और 7000 बना दिए, ठीक है। तो उसने कितना बोला था? 5000, और वो आया, देखा, अरे वो तो खुश हो गया, 7000 बना दिए, मैंने तो 5000 बोलते हैं। तो जो 2000 एक्स्ट्रा बनाए उसने एक्स्ट्रा टारगेट जो उसने 5000 का दिया हुआ था उससे ज़्यादा ही बना दिया ना। तो वही लिखा है इसमें, व्हेन एम्प्लॉयज रीच सेट टारगेट से जब रीच कर जाते हैं या फिर उसको एक्सीड कर जाते हैं तब उनको एक एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाता है, उसको भी हम बोनस कहते हैं, ठीक है। 4 पॉइंट हो गए। अब 5th है कमीशन क्या होती है? कमीशन तुमने सुना ही होगा, ब्रोकर लेता है कमीशन। कोई भी काम, कोई कहीं पे घर वर लेना है तो पहले उसको कमीशन दो, तब वो घर दिला देता है। वही है कमीशन, ऐसे ही समझ लो। देखो वही लिखा हुआ इसमें। कॉमन इंसेंटिव होता है ऑफर टू एम्प्लॉयज़ वर्किंग अंडर सेल्स डिपार्टमेंट।
कमीशन अब हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो इसमें तो एम्प्लॉयज़ आएंगे ही आएंगे। तो ये क्या है, कॉमन इंसेंटिव है। किसको ऑफ़र करते हैं हम, एम्प्लॉयज़ को। कौन से एम्प्लॉयज़ को, जो सेल्स डिपार्टमेंट संभालते हैं, जो सेल्समैन होता है उसको ऑफ़र करते हैं। क्या ऑफ़र करते हैं, हम बोलते हैं देख बेटा आज तू 100 पीस लेके जा, ये जो तू 100 पीस है, ये 100 पीस तू बेचेगा, उस पर तो तेरे को सैलरी मिलेगी ही मिलेगी। उसके साथ ही जो तू 100 पीस बेचेगा इस पर हम तेरे को एक एक्स्ट्रा कमीशन भी देंगे। वही होता है, देखो वही लिखा है, जनरली सेल्स पर्सन गेट बेसिक सैलरी अलॉन्ग विद द कमीशन ऑन एवरी सेल्स ऑर्डर। जितना वो ऑर्डर करेगा उस हिसाब से उसकी कमीशन बनती जाएगी, यही है। तो ठीक है, फाइनेंशियल इंसेंटिव के 5 पॉइंट समझ आ गए। रफ कर दे रहा हूँ इसे, इसका नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा मैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट, अब है सिक्स्थ क्या है, देखो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद वेज इंसेंटिव। क्या समझ आ रहा है तुमसे, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद वेज इंसेंटिव्स। प्रोडक्टिविटी, जितना वो प्रोड्यूस करेंगे, जितना वो प्रोडक्शन करेंगे, वो कैसे लिंक है उनसे, वेज इंसेंटिव से लिंक है उनके। मतलब जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन उतना ज़्यादा वेज, वही लिखा है इसमें। अब देखो, देयर आर सर्टेन वेज रेट प्लान। ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्लान होते हैं, वेज रेट प्लान होते हैं कि उससे ज़्यादा किसी भी एम्प्लॉयज़ को नहीं मिलेगा। अगर एक को मिल रहा है, मान लो से 5,000 मिल रहा है वेज रेट, तो दूसरे को 7,000 मिल रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा एम्प्लॉयज़ में। तो ऑर्गेनाइजेशन तो ऐसे काम नहीं कर पाएगी ना, फिर कॉन्फ्लिक्ट ही होगा हर दूसरे दिन। इसलिए वही लिखा है, सर्टेन वेज रेट होता है प्लान विच ऑफ़र हायर वेजेस, जो कि क्या ऑफ़र करता है, हायर वेजेस। मतलब हम इससे ज़्यादा वेज देंगे, किस लिए, फॉर मोर प्रोडक्टिविटी। एक जैसे मान लो 2 है, एक ए है, एक बी है। ए ने किया 200 प्रोड्यूस, बी ने किया 500 प्रोड्यूस, तो किसको ज़्यादा मिलना चाहिए इंसेंटिव, तुम्हें बताओ। इसको मिलना चाहिए ना, कि इसने एक तो रिसोर्स को वेस्ट नहीं किया, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स किया, तो कंपनी जो है इसको एक्स्ट्रा इंसेंटिव देगी बी को। रफ कर दे रहा हूँ, वही बोल रहा है इसमें। क्या बोल रहा है, देखो फिर से, देयर आर सर्टेन वेज रेट प्लान विच ऑफर हायर वेजेस फॉर मोर प्रोडक्टिविटी। जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा इंसेंटिव। एग्जाम्पल भी देखो मैंने कवर किया इसमें, अंडर डिफरेंशियल वेज सिस्टम एफिशिएंट वर्कर आर पेड हायर वेजेस एज कम्पेयर टू इनएफिशिएंट वर्कर। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, तुम किसको ज़्यादा सैलरी दोगे, किसको ज़्यादा वेज दोगे, जो रिसोर्स को वेस्ट ज़्यादा कर रहा है या जो रिसोर्स को कम वेस्ट कर रहा है। तो तुम्हारा जवाब भी तो यही होगा कि जो रिसोर्स को कम वेस्ट कर रहा है। कम, एक तो वो रिसोर्स पे जो एक्स्ट्रा पेमेंट है जो रिसोर्स को ख़रीदने में लगेगा, एक तो वो उसको बचा रहा है, तो उसको ज़्यादा हम ऑफ़र करेंगे ना, कि वो जो एक तो रिसोर्स को वेस्ट कर रहा है और उसको हम एक्स्ट्रा पेमेंट देके और बिगाड़ दें, जिससे वो अगले बार और रिसोर्स को वेस्ट करे। तो वही लिखा है इसमें कि हम लोग उन्हीं को देते हैं जो एफिशिएंट वर्कर्स होते हैं। अब 7वां देखो, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तुमने सुना होगा कंपनी में रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं। पापा से पूछना, शायद प्राइवेट में कम होते हैं लेकिन गवर्नमेंट में ज़्यादा होते हैं। जब तुम रिटायर होगे ना, तो उसके बाद तुम्हें कुछ मिलता है इंसेंटिव। वही लिखा है रिटायरमेंट में क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। सम ऑर्गेनाइजेशन ऑफर रिटायरमेंट बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ पेंशन, पीएफ, ग्रेच्युटी। कुछ ऑर्गेनाइजेशन किस फॉर्म में देते हैं, पेंशन। तो सरकारी में जिसके पापा काम करते होंगे सरकारी ऑफिस में, उनको पता होगा कि पेंशन मिलती है उनको। उनकी मिनिमम एज लिमिट फिक्स रहती है कि इस टाइम तक ही बस इस एम्प्लॉयज़ को काम करना है, मतलब मिनिमम 60 ईयर्स मान लो, उतना ही काम करना है। उसके बाद उसकी घर बैठे पेंशन आएगी। पीएफ मतलब वो हिस्सा होता है तुम्हारे पापा की जब सैलरी आती है ना, और तुम्हारे पापा की कंपनी में अगर पीएफ कटता हो, पूछना अपने पापा से, तो पीएफ वो हिस्सा होता है कि सैलरी में से कुछ हिस्सा काट के और कंपनी वाले अपनी तरफ से कुछ हिस्सा ऐड करके तुम्हारे पापा के पीएफ अकाउंट में डालते हैं। पीएफ अकाउंट वो होता है कि जब तुम्हारे पापा ओवर एज हो जाएंगे, जब उनके पास काम नहीं रहेगा, तो वो पीएफ के पैसे से अपना घर चला सकते हैं, वो होता है पीएफ। और ग्रेच्युटी भी वही होता है। अब 8th है पर्क्स, फ्रिंज बेनिफिट और परक्यूस सीट्स।
इसका मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू स्पेशल बेनिफिट। यह एक तरीके का स्पेशल बेनिफिट होता है, सच एस मेडिकल फैसिलिटी। तुम्हारे पापा प्राइवेट में हो या सरकारी में हो, हर कंपनी मतलब मोस्टली जो बिग प्राइवेट कंपनीज़ है वो ऑफ़र करती है मेडिकल फैसिलिटी अपने एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि उनका मानना है कि अगर एम्प्लॉयज़ फिट हैं तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत आगे तक जाएगी। तो वही लिखा है इसमें कि ये क्या होता है, स्पेशल बेनिफिट होता है, जैसे मेडिकल फैसिलिटी, फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, उनके बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, मतलब उनका ही स्कूल खोल दिया उन लोगों ने, और उन्होंने बोला इस स्कूल में वही लोग पढ़ सकते हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उनके बच्चे ही पढ़ सकते हैं। वही है फ्री एजुकेशन फॉर एम्प्लॉयज़। हाउसिंग फैसिलिटी मतलब घर की सुविधा दे दी कि जो इस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हैं वो सारे इस घर में रह सकते हैं, वही है हाउसिंग फैसिलिटी टू मोटिवेट पीपल। और ये सब करने के बाद एम्प्लॉयज़ क्या होंगे, मोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है, फाइनेंशियल इंसेंटिव सारा कवर कर दिया मैंने। अब है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अब ये क्या होता है, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में हम मॉनेटरी टर्म्स की बात कर रहे थे कि कैसे मनी में देके मोटिवेट कर सकते हैं हम एम्प्लॉयज़ को। अब हम बात कर रहे हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। नॉन फाइनेंशियल समझ ही गए, इसमें मनी का कुछ लेन देन ही नहीं है। नॉन फाइनेंशियल, नॉन मतलब नो मनी रिलेटेड टर्म्स। ठीक है, तो अब ये कैसे हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव कौन कौन से तरीके का हो सकता है? तो वही देखो, मनी इज़ नॉट द ओनली मोटिवेटर। मनी केवल एक मात्र मोटिवेटर नहीं है एम्प्लॉयज़ का। क्यों नहीं है? कि जिसके पास बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, मान लो उसका पास आ रहे हैं, उसका रेंट आ रहा है, उसके पास पैसे की कोई कमी ही नहीं है, तो उसके लिए मनी कुछ मोटिवेट का काम कर नहीं पाएगा। वो कहेगा कि नहीं यार, इससे मेरे को मोटिवेशन नहीं मिल रही क्योंकि मेरे पास पहले से ही है इतने पैसे। तो भैया, मनी इज़ नॉट द ओनली मोटिवेटर। मनी एकमात्र ऐसा मोटिवेटर नहीं है। द एम्प्लॉयज़ हु हैव मोर ऑफ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड मतलब कि जिनको रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, उनके लिए मनी की कोई वैल्यू नहीं है। मैंने पढ़ाया था तुम्हें, किस में पढ़ाया था? हायरार्की वाले में पढ़ाया था ना, ये वही है, ये मास्लो हायरार्की नीड्स में पढ़ा होगा जिसने, उसको याद होगा ये। तो वही है कि उसको सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, सोसाइटी में इज्जत चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए मनी कोई ख़ास मायने नहीं रखती। वही लिखा है, गेट सेटिस्फाइड विद नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। और जिन लोगों के लिए ये मनी मायने नहीं रखती, वो कैसे सेटिस्फाई होते हैं? सिर्फ नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव से। अब कौन कौन से नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स होते हैं वो देखो। कॉमन मीन्स ऑफ नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स आर, तो चलो ये पहले रफ कर देता हूँ। पहला क्या है? स्टेटस। पहला है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव का स्टेटस। अब देखो स्टेटस कैसे, इंसेंटिव की तरह कैसे है। इट रेफर्स टू रैंक, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्निशन एंड प्रेस्टीज रिलेटेड टू जॉब। एक कंपनी में एक पार्ट ऑफ टाइम के बाद, मान लो वो कंपनी का डायरेक्टर बन गया है, ठीक है, वो डायरेक्टर बन गया है, उसके बाद उसको केवल पैसा नहीं चाहिए। ठीक है, केवल मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा बिल्कुल ही नहीं चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ केवल पैसे नहीं चाहिए उसको क्या क्या चाहिए? उसको उस कंपनी में जिस रैंक पे है उसके हिसाब से अथॉरिटी मतलब हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी पे है, तो किसी को काम असाइन करे वो, तो वो जिसको असाइन कर रहा है काम वो उसको रिपोर्ट करे। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि उसकी जिम्मेदारी ले, कि जिसने उसको काम दिया है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले उसकी, कि ये काम करके पूरा देगा। रिकॉग्निशन मतलब उसका एक ऑरा मतलब नाम, कोई भी बोले ये बंदा, तो बोले हाँ इसको तो मैं जानता हूँ, ये तो MD है कंपनी का, डायरेक्टर है कंपनी का, वही है रिकॉग्निशन और प्रेस्टीज रिलेटेड टू जॉब। बाय ऑफरिंग हायर स्टेटस और रैंक इन द ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजर कैन मोटिवेट एम्प्लॉयज़ को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? बाय ऑफरिंग हायर स्टेटस, उनको बोल के कि अगर तुमने अच्छे से काम किया
अगर तुमने अच्छे से काम किया तो अगले 5 सालों में तुम्हें प्रोडक्शन मैनेजर बना देंगे, सेल्स मैनेजर बना देंगे, तुम्हें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट संभालने के लिए दे देंगे। वही लिखा है इसमें कि केवल पैसे देके एम्प्लॉयज़ मोटिवेट नहीं होते, बिना पैसे दिए भी, बिना पैसे नहीं मतलब कम पैसे देके, पैसे के साथ साथ उसको एक स्टेटस देके भी एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जा सकता है। पहला स्टेटस हो गया। दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशनल के क्लाइमेट में कौन कौन लोग आते हैं। तो सुपीरियर, सबऑर्डिनेट, मतलब एक हायर लेवल एम्प्लॉयज़ और एक लोअर लेवल एम्प्लॉयज़। तो दोनों में हमेशा कहा सुनी होती ही रहती है। जो बड़े लेवल पे है, हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी जो एक्वायर करते हैं, वो हमेशा क्या चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये एम्प्लॉयज़ काम करके दें। और जबकि जो एम्प्लॉयज़ हैं लोअर लेवल के, वो क्या सोचेंगे, ये तो हमेशा बस यही चाहता है कि काम होते रहे ज़्यादा, बस हमें गाइड करता है ये, और ये सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग काम करें इसका। तो वही है कि दोनों के बीच में दरार आ जाती है। फिर इससे दोनों के बीच में मिसकंडक्ट हो जाती है इन्फॉर्मेशन। मिसकंडक्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन मतलब कि दोनों के बीच में एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती उस सेम सब्जेक्ट मैटर के लिए। तो वही लिखा है इसमें, इट रिफर्स टू रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। इसमें क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट में कि रिलेशनशिप कैसा है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप अच्छा होगा तो कंपनी को फ़ायदा होगा या घाटा होगा, कि बताओ। तो कंपनी को फ़ायदा होगा उससे। कैसे फ़ायदा होगा? दोनों मिल के काम कर रहे हैं, दोनों एग्री कर रहे हैं एक ही बात पे। मान लो किसी ने बोला कि इस बार 500 प्रोडक्शन करनी है, तुम्हें 500 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन करनी है, और जो लोअर लेवल वाले हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो कह रहे हैं नहीं हो पाएगी, इतना हम कैसे करेंगे। तो ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। अगर लेकिन वही वो बोल दे, दोनों एक सेम कॉमन प्रोडक्शन पे मान जाए, उसने बोला 500 तो लोअर लेवल वाले ने बोला 400 कर देंगे हम, तो उसने भी कहा 400। तो ये दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये लिखा है, दीज कैरेक्टरिस्टिक हैव डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ओवर एंड बिहेवियर ऑफ मेंबर। ए पॉजिटिव अप्रोच एडॉप्टेड बाय मैनेजर क्रिएट्स बेटर ऑर्गेनाइजेशन। अगर तुमने सुना ही होगा, तुम किसी को इज्जत दोगे तभी तुम्हें इज्जत मिलेगी। आज के डेट में सब कहते हैं ना, तो वही है इसमें। अगर मैनेजर एम्प्लॉयज़ से अच्छा बिहेवियर रखेगा तो उसको सेम वही रिज़ल्ट में मिलेगा। अब तुम मैनेजर चाह रहा है कि मैनेजर बहुत बदतमीजी कर रहा है उससे, गाली गलौज कर रहा है, जब उसका प्रोडक्शन नहीं हुई तो गाली गलौज कर रहा है, बहुत सुना रहा है उसको ताने वाने, तो एम्प्लॉयज़ का कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाएंगे और ज़्यादातर चांस है कि टर्नओवर हो जाए एम्प्लॉयज़ का, मतलब ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ छोड़ के चल जाएँ। तो इससे क्या होगा, कंपनी को लॉस होगा। तो वही लिखा है कि पॉजिटिव अप्रोच अगर मैनेजर एडॉप्ट करता है तो उससे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेटर होगा। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस वो बेटर होंगे। वेयर एज नेगेटिव अप्रोच स्पॉइल द क्लाइमेट। जबकि जो नेगेटिव अप्रोच मतलब अगर मैनेजर ज़्यादा गुस्सा करने लगा, बताया तो मैं भी, अगर वैसा मैनेजर है तो वो दिन भी दूर नहीं जब कंपनी बंद हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। वही लिखा है, वेयर एज नेगेटिव अप्रोच स्पॉइल द क्लाइमेट। अब थर्ड है कैरियर एडवांसमेंट। अब सब यही नहीं चाहता कि बस उनके पैसे बढ़े, वो चाहता है कि उनके कैरियर में भी कुछ बदलाव आए। वही है कैरियर एडवांसमेंट। क्या है देखो इसमें, मैनेजर मस्ट प्रोवाइड प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी टू एम्प्लॉयज़। जो मैनेजर है वो ये नहीं कि बस उसको मनी की टर्म्स में इंसेंटिव दिया जा रहा है और उसको कोई प्रमोशन नहीं दे रहा, वो उसी पोस्ट पे है जिस पे वो 2 साल पहले आया था। तो वही लिखा है, मैनेजर को उसको प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी मतलब अपॉर्चुनिटी देना उसको, ताकि वो अपने कैरियर में आगे जा सके, जिस पोस्ट पे हो उससे एक हायर पोस्ट पे जा सके। वही लिखा है, whenever there are promotional opportunities, employee improve their skill। अगर तुमने ऑर्गेनाइजेशन में बोल दिया कि इस बार जिसने सही से प्रोडक्शन कर दिया उसकी प्रमोशन होगा, तो एम्प्लॉयज़ करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना, अपनी स्किल बढ़ाएंगे, कैसे हम कम रिसोर्स वेस्ट किए काम करके दे दें, कैसे हम दूसरे से कम रिसोर्स वेस्ट करें और उनसे ज़्यादा प्रोडक्शन निकाल दें। वही है इसमें, दे विल बी प्रमोटेड एट हाई लेवल। और उनको ये भी विश्वास दिलाना पड़ेगा कि इतने सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उसमें से
जो भी सिलेक्ट होगा उसको हायर लेवल पे हम लोग प्लेस करेंगे। तो एक आशा देना, वही होप देना उनको, वही है कैरियर एडवांसमेंट। फोर्थ है असाइनमेंट ऑफ चैलेंजिंग जॉब। अब जैसा कि नेम से लग रहा है असाइनमेंट ऑफ चैलेंजिंग जॉब, अब तुम्हें लग नहीं रहा कि तुम्हें एक ही तरीके का काम दे दिया, तुमसे बोला 1 साल से बोला जा रहा है कि 200 यूनिट प्रोडक्शन बनानी है, ठीक है, हर बार वही बोल रहा है तुमसे, तो तुम भी एक टाइम के बाद बोर हो जाओगे, यार 200 तो हम बना ही लेते हैं। तो वही एम्प्लॉयज़ का कहना है कि वो कहते हैं कि हमें कोई चैलेंजिंग टास्क दो। चैलेंजिंग मतलब कि तुम 200 बनवा रहे हो, अब हमें 250 दो, 300 दो, 400 दो, ऐसे दो, ताकि हम भी अपनी कैपेसिटी देखना चाहते हैं कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं इन सब में। तो वही लिखा है एम्प्लॉयज़ गेट बोर्ड बाय परफॉर्मिंग रूटीन जॉब्स। जो रोज़ की जॉब है उससे एम्प्लॉयज़ बोर हो जाएंगे जल्दी। दे एन्जॉय डूइंग विच आर चैलेंजिंग। उनको मज़ा क्या आता है करने में, जो कि चैलेंजिंग हो उनके लिए, जो कि सब बोल दे कि ये तो कर ही नहीं पाएगा, ये तो कर ही नहीं पाएगा। तुम्हें भी कोई बोल देता है कि ये काम तो तू बिल्कुल नहीं कर पाएगा, सोचो अगर वो काम तुम कर लेते हो तुम्हें अंदर से कितनी खुशी मिलती है। तो वही एक मोटिवेशन आता है उनके अंदर। दे एन्जॉय डूइंग विच आर चैलेंजिंग विच ऑफर देम वाइड वेराइटी एंड अपॉर्चुनिटी टू। जो उनको ऑफ़र करता है वाइड वेराइटी और अपॉर्चुनिटी। रुको रफ कर दूँ इसे। अगले पेज पे चल रहे हैं। जिससे उनको क्या होगा, अपनी स्किल दिखाने का मौका मिलेगा, बता दिए तो। बाय ऑफरिंग चैलेंजिंग जॉब्स अगर उनको ऑफ़र करेंगे और इंटरेस्टिंग जॉब्स है वो, तो एम्प्लॉय क्या होगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, उसको भी लगेगा हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ। एम्प्लॉय सोचेगा कि हाँ मैं भी इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ और मैं इसके लिए कुछ कर पा रहा हूँ, वो मेरी सौभाग्य है, वही है इसमें। एंड दे आर मोटिवेटेड, और जिससे क्या होगा, वो मोटिवेट होंगे। ठीक है। अब पांचवा क्या है, जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी कितनी बार मैंने तुमको बताया है, तुम्हें पता भी होगा जॉब सिक्योरिटी क्या होती है। सिक्योरिटी जॉब की क्या होती है तुम्हें बताओ। देखो, इट मीन्स लाइफ टाइम बॉन्डिंग बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय जो है वो आज घर बैठे सोच रहा है, आज तो मैं कमा रहा हूँ, आगे 10 साल बाद का क्या, जब मेरे पैर काम नहीं करेंगे, जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, मुझे कौन रखेगा काम पे। तो वही है, इसमें यही बोल रहा है कि जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना उनको। इसमें लिखा है इट मीन्स लाइफ टाइम बॉन्डिंग बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन। प्राइवेट कंपनीज़ में जनरली कोई एज नहीं होती रिटायरमेंट की, जनरली। वही लिखा है इसमें, इट मीन्स लाइफ टाइम बॉन्डिंग बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन। जो एम्प्लॉय है वो चाहता है कि मैं जब तक रहूँ, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, तब तक मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के रहूँ। इट मीन्स गिविंग प्लेसमेंट और कन्फर्मेशन लेटर। और ये कैसे होगा, अगर जब 3-4 साल बाद जब वो एम्प्लॉय एफिशिएंट वर्क कर रहा है, उसकी एक जान पहचान है कंपनी में। जान पहचान इन द सेंस कि सबको पता है कि ये एम्प्लॉय जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो उसके बाद कंपनी उसको क्या ऑफ़र करती है, या तो परमानेंट लेटर या एक कन्फर्मेशन लेटर, जिससे क्या होगा कि उसकी जॉब की सिक्योरिटी रहेगी। ये जनरली कहाँ होता है, ये होता है गवर्नमेंट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या सब बोलते हैं ना कि एक बार सरकारी नौकरी मिल जाए तुम्हें तो उसके बाद लाइफ सेट है। क्यों बोलते हैं वो, क्योंकि एक बार तुम्हें सरकारी नौकरी मिल गई, उसके बाद तुम्हारा टर्मिनेट होने का चांस बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम। कोई नहीं निकालता गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। वही लिखा है, इट इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। ये कौन सी नीड पूरी करता है, हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। इट हैव नेगेटिव इम्पैक्ट वंस एम्प्लॉय गेट जॉब सिक्योरिटी एंड दे स्टार्ट टू इन्वेस्ट। अब देखो, तुम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो जिसमें तुम्हें पता चल गया कि चाहे मैं कितना भी अच्छा काम कर लूँ, कितना भी बेकार काम कर लूँ, मेरी जॉब तो छिनने वाली है ही नहीं। तो क्या करेगा वो एम्प्लॉय, कुछ टाइम के बाद बोर हो जाएगा और काम कम करेगा, उसका मन भी नहीं लगेगा ऑर्गेनाइजेशन में। हालांकि वो एम्प्लॉयज़ जो कि जिनके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है, अगर तुमने आज अच्छा काम कर रहे हो तो तुम ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो, कल तुम ख़राब काम करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन से टर्मिनेट हो जाओगे, तो वो एम्प्लॉयज़ ज़्यादा काम करेंगे।
एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। अब नेक्स्ट है लीडरशिप। अब लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप, अब तुम्हारे क्लास में टीचर मॉनिटर बनाती होंगी ना, मॉनिटर जो वो बनाती हैं, तो क्या है, एक तरीके का लीडर है जो तुम्हारे बिहाफ में लीड कर रहा है। जो भी तुम करोगे तुम्हारे बिहाफ में वो मैम को बता रहा है, वही होता है लीडरशिप। अब लीडरशिप की डेफिनेशन देखो, ये पॉइंट वाइज लिखिए। प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस। लीडर क्या करता है? तुम्हें इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? पावर टू चेंज समबडी। पावर टू चेंज समबडी मतलब तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है कि तुम बदल जाओ, तुम्हारे अंदर वो बदलाव ला रहा है। इन्फ्लुएंस इज़ यूजली फॉर अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। वो तुम्हारे अंदर बदलाव क्यों ला रहा है? उसका तो कोई मकसद नहीं है। वो चाह रहा है कि जिस दिशा में, दिशा मतलब जिस राह पे वो चल रहा है, उसकी राह क्या है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना है। तो तुम्हारी भी वही राह होनी चाहिए। ये नहीं कि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल के बारे में सोच रहा है और तुम अपने पर्सनल गोल के बारे में सोच रहे हो। तो वही कह रहा है, इन्फ्लुएंस हमेशा सेम डायरेक्शन में चलता है। मिनिमम 2 और मोर पर्सन आर प्रेजेंट एज इन्फ्लुएंसिंग योर ओन बिहेवियर इज़ नॉट लीडरशिप। मिनिमम 2 और मोर पर्सन का यहाँ पे मतलब क्या है? इन्फ्लुएंस कैसे होगे तुम? जब 2 और 2 से ज़्यादा लोग जब 2 और 2 से ज़्यादा लोग प्रेजेंट होंगे तब। मतलब तुम किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि भाई देख, इस तरह से मत कर, इस तरह से कर, तो होता है इन्फ्लुएंस। लेकिन तुम वही शीशे में देख के अपने आप को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तो वो इन्फ्लुएंस नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें पहले ही लिखा है मिनिमम 2 और मोर पर्सन तो प्रेजेंट होनी चाहिए। इन्फ्लुएंस अपने आप को करना इज़ नॉट पॉसिबल। अगर तुम अपने आप को शीशे में देख के सोच रहे हो कि तुम अपने आप को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तो तुम गलत हो। वो होता है मोटिवेशन। ठीक है, अब डी क्या? इन्फ्लुएंस शुड बी टू गेट द विलिंग कॉपरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड नॉट द फोर्सफुल कॉपरेशन। इन्फ्लुएंस किसी को करना ताकि वो अपनी इच्छा से कॉपरेट करे हमारे साथ, अपनी इच्छा से वो काम करे, उसको कहते हैं इन्फ्लुएंस। ये नहीं कि ज़बरदस्ती करा, कैसे नहीं कर रहा भाई तू ये काम, तेरे को तो करना ही पड़ेगा। ये फोर्सफुल कॉपरेशन इन्फ्लुएंस नहीं कहलाता। जो अनफोर्सफुल कॉपरेशन है, भाई ये काम कर दे यार, प्यार से बात करोगे तो कोई करेगा भी। तुम बदतमीजी करो, अरे कैसे काम नहीं कर रही है, क्या कर रही है तू, काम नहीं कर रही है, ऐसे ऐसे बात कर रहे हो, तो नहीं करेगा वो। कोई नहीं करेगा आज की डेट में, तुम खुद नहीं करोगे, तुम सोच के देख लो। तो वही है लीडरशिप। तो ठीक है, अब डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप देखेंगे हम। क्या होता है, कितने तरीके की लीडरशिप है बताओ? तुमने तो पढ़ लिया होगा। 3 तरीके के लीडरशिप होते हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और फ्री लेजर। इन सब के सेकंड नेम भी है, वो आगे नेक्स्ट पेज पे देखेंगे हम। तो बता दिया मैंने, 3 तरीके के होते हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और फ्री लेजर। ऑटोक्रेटिक में क्या होता है? जो सुपीरियर होता है वो सारी पावर अपने हाथ में ही रखता है। जबकि डेमोक्रेटिक में क्या होता है? सुपीरियर जो होता है कुछ पावर अपनी सबऑर्डिनेट में ट्रांसफ़र कर देता है। जबकि फ्री लेजर में क्या होता है? फ्री लेजर में क्या होता है कि जो सुपीरियर है वो अपनी सारी पावर डेलीगेट कर देता है, किसको? सबऑर्डिनेट को। तो ये ब्रीफ मैंने दे दिया उसका। अब देखो, इट रेफर्स टू लीडर बिहेवियर पैटर्न। उसका बिहेवियर पैटर्न कैसा है? अभी तो मैंने आपको बताया, या सारी पावर वो अपने हाथ में रख रहा है, या कुछ पावर डेलीगेट कर रहा है, या सारी पावर डेलीगेट कर रहा है। तो वही कह रहा है इसमें कैसा बिहेवियर पैटर्न है लीडरशिप का। इट इज़ रिजल्ट ऑफ द पर्सनैलिटी एंड एक्सपीरियंस। कौन सी तरीके की लीडरशिप वो चूज़ कर रहा है, ये किस पर डिपेंड करेगा? उसके पर्सनैलिटी और उसके एक्सपीरियंस पे। उसको मतलब सुपीरियर को एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो क्या करेगा वो? फ्री लेज़र अप्लाई करेगा। फ्री लेज़र मतलब सबऑर्डिनेट से अपने एडवाइस लेगा। जबकि जिसको बहुत नॉलेज है कि कैसे ऑर्डर देना है, कैसे काम करवाना है, तो वो कौन सा करेगा? तो वो ऑटोक्रेटिक करेगा। और जिसको थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत वो एम्प्लॉय से करवाता है, उसका मतलब डेमोक्रेटिक। तो वही है इसमें, इट डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ फॉलोअर एंड द एटमॉस्फेयर प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि टाइप ऑफ फॉलोअर और जिस एटमॉस्फेयर में ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है वो होता है। ठीक है, रफ कर देता हूँ।
अब देखो, बताया था 3 तरीके के लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक को अथॉरिटेटिव भी कहते हैं। तो अथॉरिटेटिव लीडरशिप आ गया पेपर में पूछने के लिए, तो कन्फ्यूज़ मत हो जाना, ऑटोक्रेटिक को ही कहते हैं। और डेमोक्रेटिक को पार्टिसिपेटिव लीडरशिप भी कहते हैं, तो इसमें भी कन्फ्यूज़ मत हो जाना। पार्टिसिपेटिव पूछ ले तो डेमोक्रेटिक ही समझना इसको। और थर्ड है फ्री रेन लीडरशिप और लेसेस फायर, सॉरी फेयर है, फ्री रेन लीडरशिप या लेसेस फेयर लीडरशिप, तो इसमें भी कन्फ्यूज़ मत हो जाना। अब पहला देखो, पहला है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। क्या होती है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप? अभी बताया तुमको, जो सुपीरियर है वो सारी पावर अपने हाथ में रखता है, वही लिखा है। एन ऑटोक्रेटिक लीडर एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट। अपने जो सबऑर्डिनेट पे है वो अपना रूल चलाता है। ही सेंट्रलाइज पावर इन हिमसेल्फ, अपने हाथ में पावर रखता है। एंड टेक्स ऑल द डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग सबऑर्डिनेट्स, और सारे डिसीजन वो अपने आप से लेता है बिना सबऑर्डिनेट से बात किए हुए, ठीक है। ही ऑर्डर सबऑर्डिनेट्स एंड एक्सपेक्ट दैट सबऑर्डिनेट फॉलो इंस्ट्रक्शन अनक्वेश्चनिंगली। वो सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देता है कि इतना काम हो जाना चाहिए, और उनसे एक्सपेक्ट करता है कि वो काम करके दे दे उतना, ठीक है, बिना सवाल पूछे हुए। मतलब बिना क्वेश्चन, मतलब उससे कुछ बार बार सवाल ना पूछे कि कैसे होगा, क्यों होगा, वो चाहता है कि ये करके दे दे सबऑर्डिनेट, बस यही है इसमें ऑटोक्रेटिक में। इसमें ऑटोक्रेटिक में एडवांटेज डिसएडवांटेज कहीं भी नहीं दिया। मैंने जो तुमको सिलेबस दिखाया उसमें कहीं भी नहीं लिखा, उसमें बस लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप, तो कॉन्सेप्ट में बस इतना ही आता है। एडवांटेज डिसएडवांटेज और एक सूटेबिलिटी है, वो कवर करना अपनी मर्जी है, लेकिन मैं करवा दे रहा हूँ कि CBSE का वैसे भी इस बार दिमाग घुमा हुआ है, पता नहीं वो कैसे पेपर देगा, MCQ देगा या प्रैक्टिकल बेस देगा, तो मैंने 2 कवर करवा दिए। वैसे भी तुमने ऑटोक्रेटिक पढ़ लिया ना, तो एडवांटेज तुम्हें अपने आप और डिसएडवांटेज अपने आप ही बना लोगे तुम। मेरे को पूरी उम्मीद है तुम बना लोगे, लेकिन फिर भी देखो मैंने 2 कवर करवा दिए हैं। तो क्या है पहला एडवांटेज? क्विक डिसीजन मेकिंग। जब सारा कंट्रोल सुपीरियर अपने हाथ में रखेगा तो उससे क्या डिसीजन तुम तेज़ ले पाओगे, सुपीरियर तेज़ लेगा या धीरे लेगा? तेज़ लेगा ना, बिना किसी से कंसल्ट करके उसको डिसीजन लेना, तो जल्दी सुना देगा अपना डिसीजन, वही है क्विक डिसीजन मेकिंग। प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन सेटिस्फैक्शन टू लीडर। इससे क्या होगा, लीडर को एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा, हाँ यार इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरी भी कुछ जान पहचान है, मतलब मेरा डिसीजन फाइनल है, ऐसा कुछ। यही एडवांटेज है इसके। डिसएडवांटेज क्या होंगे? लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन किसके लिए? एम्प्लॉयज़ के लिए, और साथ साथ सुपीरियर के लिए भी। उसको डिसीजन लेने में थोड़ी हिचकिचाहट होगी, क्योंकि वो आंसरेबल होगा ना उसके हायर लेवल के लिए, और वहीं बार बार वो सबऑर्डिनेट को ऑर्डर कर रहा है, इतने प्रोडक्शन यूनिट हो जानी चाहिए, इतने हो जानी चाहिए, तो दोनों ही फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कहीं ना कहीं। वही है लो मोराल ऑफ एम्प्लॉयज़ का लो मोराल हो जाएगा। लो मोराल मतलब वो सोचेंगे ये तो बस ऑर्डर दे देता है, और काम ये सुनता भी नहीं है कि किसको तबीयत ख़राब है, किसको क्या बीमारी है, किसको क्या दिक्कत है। तो इससे क्या होगा, लो मोराल हो जाएगा एम्प्लॉयज़ का। वो सोचेगा कि बस उसने डिसीजन दे दिया तो हमें कठपुतली है उसकी कि उस डिसीजन को मानना है, तो इससे मोराल गिरेगा एम्प्लॉयज़ का। थर्ड है नो और लो डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट टेक प्लेस। जब एम्प्लॉय सुपीरियर के किसी भी डिसीजन में हाथ नहीं बटा रहे, मतलब हाथ नहीं बटा रहे, तो उससे डेवलपमेंट कैसे होगी? वो आगे चल के, मान लो आज तो है सुपीरियर उस वहाँ पे, कल को चल के कुछ मिसहैपनिंग हो गई और सुपीरियर नहीं है, तो एम्प्लॉयज़ तो कुछ नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि उनकी आदत ही क्या बन गई है कि डिसीजन लेना और उसके बाद काम करना। डिसीजन मतलब ऑर्डर लेना और काम करना, वही है डिसएडवांटेज। इट इज़ लेस डिसायरेबल लीडरशिप। ये लीडरशिप बहुत कम है ऑर्गेनाइजेशन में एज एम्प्लॉयज़ आर बीइंग एजुकेटेड, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि ज़्यादातर लोग एजुकेटेड हैं, ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ एजुकेटेड है, तो डिसीजन ले सकते हैं, तो उनको मौका भी मिलना चाहिए डिसीजन लेने के लिए। चलो ठीक है, ये हो गया, मैं रफ कर दे रहा हूँ। अब सेकंड देखो, सेकंड है डेमोक्रेटिव और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। इसमें क्या होता है, अंडर दिस स्टाइल लीडर टेक्स डिसीजन एंड कंसल्टेशन पार्टिसिपेशन विद द एम्प्लॉयज़। इसमें लीडर क्या कहता है कि डिसीजन और कंसल्टेशन वो हमेशा किसके साथ मिलकर लेता है? सबऑर्डिनेट के साथ वो डिसीजन मिलकर लेता है,
ही डेलीगेट्स द अथॉरिटी, वो अपनी कुछ जो अथॉरिटी, कुछ पावर टू टेक डिसीजन है वो डेलीगेट मतलब एम्प्लॉयज़ को दे देता है कि ये इसके लिए तुम डिसीजन ले लेना, इसके लिए तुम ले लेना, ऐसे बोलता है वो, ठीक है। ही गिव्स फ्रीडम ऑफ थिंकिंग, वो वेलकम करता है सजेशन का अपने उसमें अपने वर्किंग में। वो ये नहीं सोचता है कि मेरे को क्या फ़ायदा होगा इससे, वो ये सोचता है कंपनी को कैसे फ़ायदा हो जाए। वही है, ही गिव्स फ्रीडम ऑफ थिंकिंग, वो आज़ादी देता है सोचने की अपने सबऑर्डिनेट्स को, ताकि वो बेटर और फ्रेश और न्यू आइडियाज़ लाएं जिससे ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट हो। ही लिसन्स सजेशन एंड ओपिनियन ऑफ सबऑर्डिनेट। दूसरे पहले वाले की तरह नहीं कि वो किसी की सुनता ही ना हो। जो ऑटोक्रेटिक में वो कहाँ सुनता था, सारी पावर उसके हाथ में ही थी। तो इसमें ही लिखा है सजेशन और ओपिनियन को वेलकम करता है। एडवांटेज क्या है इसके, पहले ही बोल दिया मैंने कि एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं दिया हुआ था। तुम्हारे इस बार के CBSE ने इंक्लूड नहीं किया है कि तुम्हारे टर्म 2 के पेपर में आएंगे। मैंने फिर भी एक एक दो दो कवर कर लिया, क्योंकि जब तुमने पढ़ लिया पूरा तुम्हें पता है कि इसमें डेलीगेट कर देता है पावर, तो इसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं, डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, वो कोई भी बना के लिख सकता है, तुम भी लिख सकते हो आराम से। अब देखो एडवांटेज क्या हुआ, अब तुम ही सोचो, वो थोड़ी पावर डेलीगेट कर रहा है, तो खुद सोचो बना के कि क्या हो सकता है। पहला तो ये हो सकता है कि जब वो डेलीगेट कर रहा है तो टाइम तो लगेगा इसमें, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा ये। तो एडवांटेज देखो मैंने एक तुरंत बना दिया, तुम भी ऐसे बना सकते हो। दूसरा एडवांटेज क्या है, इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़। पहले वाले में क्या हो रहा था, वो नहीं दे रहा था तो उनका मोरल डाउन हो जा रहा था, इसमें क्या हो रहा है, मोरल बूस्ट हो जा रहा है उनका। सेकेंड, इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट। आज से 10 साल बाद अगर ऑर्गेनाइजेशन वो सुपीरियर है ही नहीं, तब भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि सबऑर्डिनेट इतने काबिल हैं कि वो डिसीजन ले सकते हैं। वही है इसमें। अब डिसएडवांटेज क्या होगा इसका, टाइम कंज्यूमिंग, रिजल्ट इन डिले इन डिसीजन। एक तो टाइम कंज्यूमिंग कैसे है ये, अब पहले क्या हो रहा था ऑटोक्रेटिक में, वो डायरेक्ट डिसीजन ले रहा था, उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा था, किससे पूछना ही नहीं है उसको। इसमें क्या है कि वो डिसीजन तो ले रहा है लेकिन 10 एम्प्लॉय बोल रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो डिले होगा डिसीजन। वही लिखा है टाइम कंज्यूमर और डिले इन डिसीजन। सेकेंड क्या है, कंसल्टेशन विद सबऑर्डिनेट कंसिडर साइन ऑफ इनकम्पिटेंस ऑफ लीडर। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक लीडर के होते हुए भी वो अपने सबऑर्डिनेट से मदद मांग रहा है कि इस कंडीशन में मैं फंस गया हूँ, मैं कैसे निकलूँ। तो जो दूसरे एम्प्लॉयज़ होंगे वो सोचेंगे ये तो इतना काबिल ही नहीं है, इसको लीडर क्यों बनाया, ये तो हमसे ही पूछ रहा है सारी चीज़, तो वो होता है। वही लिखा है इसमें, कंसल्टेशन विद सबऑर्डिनेट कंसिडर साइन ऑफ इनकम्पिटेंस ऑफ लीडर। अब थर्ड है फ्री रेन और लेसेस फेयर लीडरशिप। इसमें क्या होता है, कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। बताया था सारी जो पावर रहती है वो हम सबऑर्डिनेट को डेलीगेट कर देते हैं, सारी पावर दे देते हैं। दैट सबऑर्डिनेट देमसेल्फ टेक डिसीजन, जिससे जो सबऑर्डिनेट है वो सारे डिसीजन लेने की क्षमता रखता हो। इन दिस लीडर अवॉइड्स पावर, इसमें लीडर के पास पावर नहीं होती। ही सर्व्स ओनली एज अ कॉन्टैक्ट टू ब्रिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स नीडेड बाय द सबऑर्डिनेट। इसमें लीडर का क्या काम होता है, वो उसका यही काम होता है कि जो एम्प्लॉय सजेस्ट कर रहे हैं उसको वो इन्फॉर्मेशन ला के दे और रिसोर्स ला के दे जो भी वो एम्प्लॉयज़ को ज़रूरत है, यही होता है इसमें। तो इसका एडवांटेज क्या होगा, मैक्सिमम स्कोप फॉर डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट। जब वो सारे डिसीजन सबऑर्डिनेट ही ले रहे हैं तो मैक्सिमम स्कोप है डेवलपमेंट होने का, और आगे जाके कंपनीज़ को कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी फ्यूचर में। डिसएडवांटेज क्या है, इट इग्नोर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ लीडर। अब तुम बताओ इसमें लीडर का क्या ही काम है, बस वो जो चाहिए उसको वही तो प्रोवाइड करवा रहा है, जितने भी रिसोर्स चाहिए, जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, बस वही प्रोवाइड करवा रहा है लीडर। और क्या काम कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है वो। तो वही लिखा है इग्नोर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ लीडर। इसमें लीडर का काम ही क्या है, ये तो कोई भी कर लेगा फिर, वही लिखा है। ठीक है, तीनों हो गए, रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ लीडरशिप हो गए, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेसेस फेयर लीडरशिप। ठीक है, अब कर लेना। अब नेक्स्ट, अब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, अब तुम बताओ कम्युनिकेशन क्या होता है।
ठीक है। तो कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन मतलब एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। तो अपने फ्रेंड से फ़ोन पे बात कर रहे हो, वो हो गया कम्युनिकेशन। तुम अपने ग्रैंड माँ ग्रैंड फादर को लेटर लिख रहे हो, वो हो गया कम्युनिकेशन। तुम अपने मम्मी से व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो, वो हो गया कम्युनिकेशन। वही होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब इट कैन बी डिफाइंड एज ट्रांसमिशन और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। जो तुम्हारे मन में जो आइडिया चल रहे हैं, जो तुम कहना चाहते हो, उसको कहते हैं कम्युनिकेशन। जैसे व्यूज़, मैसेज, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन बिटवीन टू और मोर पर्सन। कम्युनिकेशन कैसे हो सकती है? एक तो तुम बोल सकते हो, स्पोकन वर्ड्स। दूसरा, तुम लिख के बता सकते हो उसको, तो रिटन वर्ड्स। स्पोकन वर्ड्स मतलब ओरल कम्युनिकेशन हो रहा है, तुम अपनी मम्मी से फेस टू फेस बात कर रहे हो, वो हो गया स्पोकन वर्ड्स। रिटन वर्ड्स क्या होता है? रिटन वर्ड्स मतलब मैसेज करके बात कर रहे हो। तुम्हारी मम्मी मान लो विलेज में है और तुम यहाँ पे सिटी में हो, शहर में हो, ठीक है। तो तुम यहाँ से अपनी मम्मी को मैसेज करके कुछ बता रहे हो, तो हो गया रिटन वर्ड्स। सी हो गया डायग्राम, पिक्चर और ग्राफ। डायग्राम, पिक्चर और ग्राफ के ज़रिए तुम उनको समझा रहे हो। तुमने वो डाटा देखा ही होगा कि इस साल कोविड की सिचुएशन क्या है इस कंट्री में। तो डाटा देखते होगे ना कि 2019 में इतने के टोटल केस थे, 2020 में इतने टोटल केस थे, 2021 में इतने टोटल केस थे। डेथ के आंकड़े क्या थे, डेथ के आंकड़े कितने थे, और कितने लोग सही हो रहे थे उसके आंकड़े कितने थे। तो वही है, डायग्राम्स, पिक्चर और ग्राफ के ज़रिए कम्युनिकेशन कर रहे हो। अब तुम कोई भी कोविड का डाटा देखोगे 3 ईयर्स का, मतलब ये ईयर तो कंप्लीट नहीं हुआ, 2019-20 का देखोगे 2 ईयर्स का, तो तुम बता दोगे ना कि क्या इन्फॉर्मेशन बताना चाह रहे हो कि इस डाटा में टोटल केस इतने आए थे, टोटल डेथ इतनी हुई, टोटल कितने लोग सरवाइव कर पाए इस कोविड पेंडेमिक से, वो है। और डी, जेस्चर्स। जेस्चर तुमने मोबाइल फ़ोन में सुना होगा कि जेस्चर मोड होता है, एक ऑन कर लो। जैसे सी बना दिया तो कैमरा खुल जाएगा, ओ बना दिया तो कोई भी ब्राउज़र खुल जाएगा, डब्ल्यू बना दिया तो व्हाट्सएप खुल जाएगा। वही है जेस्चर। जेस्चर में बात करना किसी से, मतलब कोई साइन लैंग्वेज में बात करना जिससे उसको समझ आ रहा है। वही है कम्युनिकेशन। 4 तरीके से हो सकती है, स्पोकन वर्ड्स, रिटन वर्ड्स, डायग्राम, पिक्चर और ग्राफ, और डी, जेस्चर। अब फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन में बात करने के कौन कौन से साधन हैं? तो पहला फॉर्मल, दूसरा इनफॉर्मल। फॉर्मल में क्या होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब ऑफिस रिलेटेड टॉक्स हो रही हैं कि कितनी प्रोडक्शन हुई, कितनी सेल्स हुई, यही बात हो रही है। तो वही लिखा है, इट रेफर्स टू ऑफिशियल कम्युनिकेशन टेक प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। कि कंपनी के अंदर ओनली ऑफिशियल मैटर पे जब बात हो रही है तो वो होगा फॉर्मल कम्युनिकेशन। वेन एवर इट इज़ रिलेटेड टू ऑफिशियल मैटर सच एज असाइनमेंट ऑफ टास्क। जब सुपीरियर सबॉर्डिनेट से पूछ रहा है जो टास्क मैंने तुम्हें दिया था वो कितना तुमने किया और कितना प्रोसेसिंग में वो और कितना पेंडिंग है वो, तो वो हो गया फॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट। फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि अगर ये काम नहीं कर पाया, ये मान लो XYZ काम नहीं कर पाए, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो वो है फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देना उसको कि XYZ अगर तुम तीनों काम नहीं कर पाए तो वाई, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। वही है रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सेटिंग अप ऑफ टारगेट, इट इज़ नोन एज फॉर्मल कम्युनिकेशन। और सुपीरियर सबॉर्डिनेट से बोल रहा है इस बार इतना टारगेट फिनिश हो जाना चाहिए, तो वो भी एक पार्ट ऑफ कंपनी से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं ना कि इतने टारगेट कंप्लीट कर देना चाहिए तुम इस फिक्स डेट तक। वही है फॉर्मल कम्युनिकेशन। वहीं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है? कंपनी के बाहर मान लो कैंटीन वैंटीन में जब बात चल रही है तो तुम कंपनी से रिलेटेड ही बात थोड़ी करोगे, घर से रिलेटेड कि आज घर में ऐसा हुआ, मैं सुबह ऐसे आया, मैंने आज क्या ब्रेकफास्ट किया। वही इनफॉर्मल बातें जो भी फ्रेंड से करते हो तुम, उसको कहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। वही लिखा, कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हु आर नॉट ऑफिशियली अटैच्ड टू ईच अदर इज नोन एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल देखो, सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन बताया था ना तुमको, कंपनी के दो लोग एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, वही है सोशल इंटरेक्शन। फ्रेंडली टॉक्स, दोस्त के बीच की बातचीत, वही है फ्रेंडली टॉक्स। एंड नॉन ऑफिशियल मैटर, जिसमें बस ऑफिशियल मैटर नहीं होना चाहिए, तो वो हो गया इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये भी ख़त्म। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का
बस कॉन्सेप्ट ही दिया हुआ है। तुम वीडियो फिर से शुरू से देखो, उसमें जब मैंने तुमको शेयर किया था वो CBSE का सेकेंड टर्म का सिलेबस, तो उसमें बस कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। इसके बाद बस कॉन्सेप्ट के बाद नहीं दिया उसने कि इसके वो भी करने हैं कि किस तरीके के होते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन, लेकिन मैंने कवर करवा दिया है। तुम्हें बस एक ग्लिम्प्स डाल देना है उस पर, एक बार देख लेना उसे। वैसे तो आएगा नहीं, लेकिन एक बार देख लो कि फॉर्मल कम्युनिकेशन कैसे होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कैसे होता है, ताकि बाद में दिक्कत ना आए। देख लो, इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ। देखो, फॉर्मल कम्युनिकेशन कितने तरीके के होते हैं। पहला वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है? पहला होता है वर्टिकल में, वर्टिकल मतलब या तो ऊपर या तो नीचे, उस तरीके के कम्युनिकेशन को कहते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो पहला इसमें डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कब होगा तुम बताओ? जब सुपीरियर सबऑर्डिनेट को कुछ प्लान बता रहा है, कुछ पॉलिसी बता रहा है, कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसको, तब होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। देखो, सुपीरियर जो है वो सबऑर्डिनेट को क्या बता रहा है? कोई प्लान बता रहा है, कोई पॉलिसी बता रहा है कंपनी की, या कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, या ऑर्डर डिटेल दे रहा है, या नोटिस दे रहा है कि मीटिंग इस डेट को है, तुम्हें ज्वाइन करनी है। वही है इसमें कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कब होगा? जब सुपीरियर सबऑर्डिनेट को कुछ काम देगा, इंस्ट्रक्शन देगा, प्लान बताएगा, पॉलिसीज बताएगा, तब होगा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ये लिखा फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम टॉप लेवल और फ्रॉम द सुपीरियर टू लोअर लेवल और सबऑर्डिनेट इज नोन एज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। अब सेकंड अपवर्ड कम्युनिकेशन कब होगा? जो काम उसने सबऑर्डिनेट को दिया, अब वो कैसे बताएगा उसको? तो सुपीरियर हायर लेवल पे, तो अपवर्ड कम्युनिकेशन करेगा वो। कौन करेगा अपवर्ड कम्युनिकेशन? सबऑर्डिनेट सुपीरियर को। वही लिखा है, देखो, ये रहा सुपीरियर, ये रहा सबऑर्डिनेट। ये इसको सजेशन देगा, कंप्लेन करेगा, किसी एम्प्लॉय के बारे में कंप्लेन करना है, उसके बारे में कंप्लेन करेगा। ग्रीवेंसेस, कुछ कमी है उसमें तो वो बताएगा, प्रपोजल देगा कि इससे ये चीज़ हो जाएगी। तो वही है, जब सबऑर्डिनेट सुपीरियर को कुछ सजेशन देगा, कुछ कंप्लेन करेगा, कुछ ग्रीवेंसेस, कुछ कमी बताएगा, या कुछ प्रपोजल देगा ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, तब वो होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। ये रफ कर दे रहा हूँ। दोनों देखो कितना आसान है, वर्टिकल में डाउनवर्ड और अपवर्ड, ये तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब भी ऊपर से नीचे होगा तो वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा, और हमेशा सुपीरियर को ऊपर रखना, सबऑर्डिनेट को नीचे रखना। और सुपीरियर क्या करेगा? प्लान, पॉलिसी, असाइनमेंट, जॉब देगा उनको, वही सब होगा ना इसमें तो। जबकि सबऑर्डिनेट क्या करेगा? जो उसने काम दिया उसका जवाब दे ही देगा, कितना काम हुआ, उसको थोड़े सजेशन देगा कि ये कर दो तो और जल्दी काम होगा, वही सब है, ठीक है। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन हो गया। अब सेकेंड पे आते हैं हम। सेकेंड है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। वर्टिकल तो तुमने दो तरीके का पढ़ लिया, एक अपवर्ड होता है, एक डाउनवर्ड होता है। अब हॉरिजॉन्टल क्या होता है? देखो, हॉरिजॉन्टल में होता है, ये हॉरिजॉन्टल का पूरा ये है, या तो इस तरफ होगा या इस तरफ होगा। जैसे उसमें अप डाउन था, इसमें इस साइड या इस साइड होगा, ठीक है। अब देखो, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन किस किस के बीच में होता है, तो हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन किस किस के बीच में होगा, ठीक है। तो अब ये किस किस के बीच में होगा? जो वर्टिकल कम्युनिकेशन था वो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में और था, जिसमें क्या था, एक हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी में था और दूसरा लोअर लेवल ऑफ अथॉरिटी पे था। अब हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में क्या है कि दोनों सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो परचेज मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर, कि दोनों की अथॉरिटी क्या है, सेम ही है लगभग। तो वही लिखा है कि जब इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द पीपल वर्किंग एट सेम लेवल इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, तब होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। दोनों के बीच में जब कम्युनिकेशन हो रहा है कि परचेज मैनेजर बोल रहा है कि ये जो सामान है इसकी कॉस्ट बहुत हाई है, इसको कम करो। वहीं प्रोडक्शन मैनेजर बोल रहा है कि कॉस्ट कम नहीं हो पाएगी, इससे ज़्यादा यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स नहीं हो पाएगी। तो वही है कि सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी पे दोनों बात कर रहे हैं। तो ये है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का पार्ट। अब थर्ड है डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन में क्या होता है? फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन द पर्सन वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड होल्डिंग डिफरेंट लेवल ऑफ अथॉरिटी। मान लो एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, एक सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो दोनों एक तो डिफरेंट लेवल ऑफ अथॉरिटी पे हैं और दूसरा डिफरेंट
डिपार्टमेंट में भी है, तो उसको कहते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें देखो प्रोडक्शन मैनेजर जो है, सेल्समैन और प्रोडक्शन मैनेजर, इन दोनों के बीच में एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन किस लिए हो रही है कि जो सेल्समैन है वो कह रहा है कि अपनी तुम कॉस्ट कम करो, तुम्हारी कॉस्ट बहुत हाई है जिससे लोग खरीद नहीं रहे, जबकि वो कह रहा है कि इससे कम कॉस्ट करेंगे तो कंपनी को लॉस हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा। तो वही है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन जब चलती है, किस किस के बीच में, सेल्समैन और प्रोडक्शन मैनेजर के बीच में, तब वो उसको कहते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये हो गया कवर। ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ग्लिम्स मार लेना इस पर, मतलब एक बार देख लेना इसको, ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हमने बात कर ली इसकी इनफॉर्मल की, अब इनफॉर्मल में देखते हैं। अब इनफॉर्मल में कम्युनिकेशन के क्या क्या ज़रिए हैं। गॉसिप तुमने सुना ही होगा, गॉसिप तुमने सुना होगा, गप्पे, चार दोस्त मिल गए बात करने लगे, वही है गॉसिप, उस तरीके का ही, वही लिखा है गॉसिप 1% टेल्स मैनी। एक आदमी मान लो तुम्हारे पास बात है बताने के लिए, तो तुम चारों को बताओगे ना, या दूसरा बंदा बता देगा तुम्हारे बिहाफ पे जिसको पता ही नहीं है तुम्हारी बात, तो वही है गॉसिप 1% टेल्स मैनी। इन दिस इन्फॉर्मेशन इज़ विद वन मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये इन्फॉर्मेशन किसके पास रहती है, केवल एक के पास ही रहती है। अभी तुमको बताया कि तुम्हें पता है बस वो बात, और किसी को नहीं पता, तो इन्फॉर्मेशन किसके पास है, वो तुम्हारे पास ही है। ठीक है, विद मैनी अदर पीपल इन सोशल ग्रुप, और वो सबको बताता है। जैसे देखो ये रहा एक, इसको पता है तो यही 9 को बताएगा, ये 2 को बताएगा, ये 8 को बताएगा, ये 3 को बताएगा, 7 को बताएगा, 4 को बताएगा, 6 को बताएगा। क्योंकि बात ही 1 को पता है तो 2 कैसे बता देगा उसके बिहाफ पे, समझ रहे हो ना। गॉसिप में वो होता है जिसको बात पता होती है वही सबको बताता है। अब क्लस्टर कैसा पैटर्न है, देखो क्लस्टर में क्या होता है, द इन्फॉर्मेशन इज शेयर्ड बिटवीन 2 पर्सन्स हु ट्रस्ट ईच अदर। जो इन्फॉर्मेशन है वो उन 2 लोग के बीच में ही बांटी जाती है। मतलब जैसे मान लो तुम्हारा फ्रेंड है, तुम उसको बहुत विश्वास करते हो कि ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये किसी को बात बताएगा ही नहीं मेरी। ठीक है, वही होता है कि क्लस्टर में कि जिसको तुम सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हो उसको बात बताते हो। देन वन ऑफ द पर्सन फ्रॉम दैट ग्रुप पासेज द इन्फॉर्मेशन टू द मेंबर ऑफ अदर ग्रुप एंड फ्रॉम अदर ग्रुप में पास इट टू द अनदर। लेकिन तुम्हारे दोस्त ने क्या कर दिया, उसका भी कोई दोस्त होगा, जैसे तुम्हारा फेवरेट है वो, मतलब बेस्ट फ्रेंड है तुम्हारा, उसका भी कोई बेस्ट फ्रेंड होगा, तो वो क्या करेगा, दूसरे ग्रुप में बात फैला देगा। तो देखो भैया ये रहा ये, इसने इसको बताया, इसने इसको बताया। देखो कैसे समझाओ, ये रहे तुम, ठीक है, ये वाला तुम हो, ये तुम्हारा फ्रेंड है। ठीक है, तुमने इसको बताया, तुमने पहले इसको बताया, ठीक है, फिर इसने इसको बताया, फिर इसने इसको बताया, फिर इसने क्या किया, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप में बात बता दी है। ये तुम्हारा फ्रेंड है, ठीक है, क्योंकि उसका भी कोई बेस्ट फ्रेंड है। जैसे तुम उसे बेस्ट फ्रेंड बुलाते हो, वो भी किसी को अपना बेस्ट फ्रेंड बुलाता होगा, और जिसको बेस्ट फ्रेंड बुलाता है उसका भी कोई बेस्ट फ्रेंड होगा। तो कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। अब थर्ड देखो, सिंगल स्ट्रैंड बहुत सिंपल है। सिंगल स्ट्रैंड मतलब कि मान लो तुम लाइन वाइज खड़े हो, एक गेम नहीं होता कि तुमने अपने आगे के कान में बोला और जिसके कान में तुमने बोला वो अपने एक आगे वाले के कान में बोलेगा, तो वही है सिंगल स्ट्रैंड। देखो ये मान लो तुम खड़े हो, ये तुम्हारा फ्रेंड है, तुमने उसके कान में बोला, ये उसका फ्रेंड है, उसने उसके कान में बोला, ये उसने उसके कान में बोला, ये उसने अपने फ्रेंड, ये ऐसे ही चलता है। ठीक है, वही लिखा है द इंडिविजुअल कम्युनिकेट विद सीक्वेंस से बात करते हैं। ये नहीं कि ये डायरेक्ट इससे बात कर लेगा, नहीं कर सकता, सीक्वेंस में ही चलेगा, तब उसको कहते हैं सिंगल स्ट्रैंड। ठीक है, ये रफ कर देता हूँ। आज का हमारा लास्ट और फोर्थ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का नेटवर्क, फिर उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म। उसके बाद मैं इसके नोट्स का PDF शेयर कर दूंगा। लास्ट देख लो, प्रोबेबिलिटी। इसमें क्या रहता है, इसमें कोई भी किसी से भी कम्युनिकेट कर लेता है, वही लिखा है इसमें, इंडिविजुअल कम्युनिकेट्स रैंडमली विद अदर इंडिविजुअल। तुम बहुत सैड हो, तुम्हारा कोई दोस्त भी नहीं है, कोई तुम्हारे पास आके बैठ गया बेंच पे, तुम्हारा बोलते नहीं कि भाई मेरे को बता दे क्यों इतना दुखी है, तो तुमने बता दिया, वही है इसमें प्रोबेबिलिटी। मतलब कि तुमने किसी भी स्ट्रेंजर को अपनी बात बता दी कि क्या दिक्कत, देखो इसने इसको बता दी,
और इसने इसको भी बता दी। इसने क्या किया, इसने इसको बता दिया, इसने इसको भी बता दिया, फिर इसने क्या किया, इसको बता दिया। तो वही है प्रोबेबिलिटी, मतलब कि किसी भी रैंडम इंडिविजुअल से कम्युनिकेट करने को कहते हैं प्रोबेबिलिटी। देखो ये पूरा ख़त्म हो गया डायरेक्टिंग चैप्टर। ये जो बोला मैंने तुमको पहले ही कि फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया हुआ है तुम्हारे सिलेबस में, इस पर ज़्यादा फोकस मत करना। ये तो मैंने करवा दिया ताकि तुम्हें एग्जाम्पल के साथ पता चल जाए कि कैसे है, ठीक है। ज़्यादा इस पर फोकस देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिलेबस में बस कॉन्सेप्ट के उसका ही था। अब मैं तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में अगली जो पीडीएफ की वीडियो अपलोड करूँगा उसकी लिंक दे दूँगा, जिससे तुम या तो नोट कर लेना सारी उसका, या तो तुमने नोट कर चुका होगा अब तक। जो पढ़ने वाले हैं वो तो कॉपी पेन लेके साथ साथ चलते हैं, नोट कर लिया हो जिसने उसके लिए ठीक है, नहीं तो एक अगली वीडियो ही बनाऊंगा मैं, उसकी सारी पीडीएफ के एक एक पेज की अपलोड कर दूंगा। तो ठीक है, अब कल से हम करेंगे कम्युनिकेशन चैप्टर। ठीक है, बाय।